गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखे थे क्या कि लोक सेवा आयोग का कौन कौन सा पार्ट था। लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था किस भाग में है, तो भाग हम लोगों ने देखे 14 अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 के बीच में है। तो वह किस अनुच्छेद में क्या कहा गया, इसमें कुछ अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किया गया है और ऑल इंडिया सर्विसेज का निर्माण राज्यसभा का एक सिग्निफिकेंस है, महत्व है इसका है। आईएएस के एग्जाम में राज्यसभा का महत्व बहुत बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का क्या महत्व है। तो राज्यसभा का जब भी महत्व दिखाएंगे तो हम लोग 4 अनुच्छेद के आधार पर दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहला महत्व दिखाते हैं 67 आर्टिकल उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। फिर हम लोग दिखाते हैं 249 अनुच्छेद जो विधायी संबंध है केंद्र राज्य के बीच में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है 312, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज की बात किया गया है। और एक आर्टिकल है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 352, ये राज्यसभा के महत्व के संबंध में है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं क्या कि अनुच्छेद क्या क्या उल्लेख किया गया 308 से लेकर के 323 के बीच में। तो 308 में क्या वर्णन है, 309 में क्या वर्णन है, उसी के संदर्भ में हम लोग इसको देख रहे हैं। जैसे 308 अनुच्छेद में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान रखा गया है। इसमें 7वां संविधान संशोधन करके अनुसूची 1 के तहत यह किया गया है। इसमें यह भी याद रखना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में इसमें नहीं दिया गया है और वो 7वां संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 308। 309 में क्या कहा गया है कि कोई भी सिविल सेवक हो, संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती कैसे किया जाएगा, जो भी भर्ती होगा, और सेवा की शर्तें, उनके क्या क्या कंडीशन से जो सेवा करेंगे, सिविल सर्वेंट हो चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, उनके लिए भर्ती का प्रावधान है, वैकेंसी का प्रावधान रखा गया है। और दूसरा उनमें कुछ कंडीशन रखा गया, सेवा की शर्त में क्या क्या कंडीशन है, यह 309 में इसका प्रावधान किया गया। 310 में प्रावधान किया गया है कि जो काम करेंगे सिविल सेवक सेंट्रल और स्टेट में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि का उल्लेख है, उनका कार्यकाल का उल्लेख किया गया है, जो यह इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि सेवा की शर्त है और भर्ती का उल्लेख है 309 में, जबकि 310 में क्या है, उनका कार्यकाल। जैसे देखिएगा कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो 60 वर्ष की एज में रिटायर कर जाता है, तो ही इसमें कार्यकाल का उल्लेख किया गया। किसी किसी कार्य को हम लोग विशेष, जो कोई विशेष पद होता है सिविल सेवक का, उसके विशेष हम लोग बढ़ाते भी हैं उनकी सेवा को ध्यान में रखकर। तो दूसरा अनुच्छेद में हम लोग देखेंगे उस अनुच्छेद के विषय में। फिर अनुच्छेद 311 में कहा गया, ये पिछले साल यूपीएससी ने एसी के एग्जाम में, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था क्या कि कोई भी सिविल सेवक है और उनको डिसमिस कर दिया जाता है, पद से हटा दिया जाता है, तो उनको संरक्षण किसके तहत मिलेगा, वो अपने जॉब के संरक्षण के विषय में कहाँ गुहार लगा सकते हैं। तो इसके लिए विशेष प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 311 में। संघ या राज्य के अधीन सिविल सेवक को पद से पदच्युत करने के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए आप याद रखिएगा, यह प्रावधान 311 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान है और यह अनुच्छेद 312 में राज्यसभा का महत्व को भी बताया गया है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 312। और अखिल भारतीय सेवा कितना है, तो 3 है वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवा। जो 2 सेवा तो पहले से चल रहा था, जो मैं यहाँ एग्जाम्पल में दे चुका हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस जो पहले से चला आ रहा है। एक सेवा को 1964-65 में ऐड किया गया था आईएफएस को। यह इस प्रकार 3 अखिल भारतीय सेवा जो है कार्य कर रहा है। और यह इसके बाद जो देखेंगे अनुच्छेद 312 के बाद 312A, और इसी में मैंने अभी बोल रहे थे कि कुछ अधिकारियों को जो यहाँ किया गया है सेवा में परिवर्तन किया जा सकता है।
जैसे कोई सेक्रेटरी है, रक्षा सचिव है। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि डॉक्टर अजय कुमार थे, वह रक्षा सचिव थे, आज उनको बना दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बना दिया गया है। यह तो उनकी सेवा में परिवर्तन के संबंध में है। यह अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा का है और 312 ए में उस सेवाओं के अधिकारियों की सेवा में परिवर्तन के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 313 में संक्रमणकालीन उपबंध किया गया। कोई ऐसा ट्रांजिशन फेज आएगा, उस फेज के आधार पर इसमें कुछ प्रोविजन रखा गया। इसको कहते हैं संक्रमणकालीन उपबंध को कहते हैं इंग्लिश में ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं या ट्रांजिशन प्रोविजन के रूप में कह सकते हैं। अनुच्छेद 314 में कहा गया निश्चित करने की बात किया गया है। यह 308 से हम लोगों ने 314 के बीच में देखे हैं। फिर 315 में क्या उल्लेख किया गया है, तो आप इसे जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में 315 से 323 के विषय में डिटेल से करवाते हैं। लास्ट हम लोगों ने 314 तक देख लिए थे आर्टिकल अनुच्छेद। 315 में संघ लोक सेवा आयोग के यह लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया है। इसमें संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का कहने का मतलब हुआ कि केंद्र के लिए, राज्य के लिए और 2 राज्यों को मिलाकर के लोक सेवा आयोग का प्रावधान रखा गया है। केंद्र के लिए है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य के लिए होता है राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाएगा। और एक होता है 2 राज्यों को मिलाकर के एक लोक सेवा आयोग बनाया जा रहा है, इसे कहा जाएगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 राज्य मिलकर के एक बनेंगे। और ये किस अनुच्छेद में प्रावधान रखा गया? अनुच्छेद 315 में रखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान या राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान या संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कहाँ मिले? अनुच्छेद 315 में। और मैंने ये कंसेप्ट भी समझा दिया, इससे लास्ट क्लास में वीडियो में समझा चुका हूँ कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जबकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बात आएगा, जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके जो अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अनुच्छेद 312 में लिखा है कि सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में है। नियुक्ति कौन करता है? केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्य में अध्यक्ष की या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। यह नियुक्ति के संबंध में भी प्रावधान 316 में किया गया है। शपथ का भी प्रावधान इसी में है, जो पदावधि और कार्यकाल का भी उल्लेख मिलता है इसी में। 316 में आप 3 चीज याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट का उल्लेख है, टेनर कार्यकाल का उल्लेख है जो, और इसी के साथ आपको है कि पदावधि कार्यकाल हो गया, नियुक्ति हो गया, यह उल्लेख मिलता है। और शपथ ओथ का उल्लेख इसी में मिलता है। जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा? तो 65 वर्ष और 6 वर्ष निर्धारित किया गया है। जबकि राज्य में आते हैं, ये राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है या सदस्य होता है उसका कार्यकाल क्या है? 62 वर्ष या 6 वर्ष रखा गया है। और राज्य के विधानमंडल या संसद के द्वारा भी इनके कार्यकाल का निर्धारण किया जाता है। लेकिन केंद्र में जो कंसेप्ट है 65 वर्ष और 6 वर्ष का, राज्य में जो कंसेप्ट है वह 6 वर्ष, 62 वर्ष से 6 वर्ष। केंद्र में 65 और 6, राज्य में 62 और 6 का कंसेप्ट रखा गया है। अब कोई भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य है, उन पर कोई आरोप लगता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगे, ये उनको निलंबित करना, उसको सस्पेंड करना है, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है? ये अनुच्छेद 317 में प्रावधान है। और लास्ट वीडियो में मैंने समझा भी चुका हूं कि किस प्रकार हटाया जाएगा। जैसे संघ लोक सेवा आयोग के कोई अध्यक्ष और सदस्य है, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो पद से हटाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल इसकी सिफारिश करेगा, सुझाव
देगा या सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें पद से हटाया जाएगा। प्रावधान यही है। संसद जाने की आवश्यकता नहीं है। संसद किसके विषय में जाने की आवश्यकता है? एक राष्ट्रपति के संबंध में, जब वह संविधान का अतिक्रमण करेगा 61 के तहत, उपराष्ट्रपति में जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, कैग में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। इन सभी में हमको संसद जाने की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन इनके संबंध में संसद जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उन्हें पद से हटाया जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा जाता आपको है राज्य के संदर्भ में कि राज्य लोक सेवा आयोग का कोई अध्यक्ष और सदस्य है, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो उनको कैसे हटाया जाएगा? तो उनको हटाने के लिए राज्यपाल यह सूचना देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति और उसी केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति इसकी सूचना देंगे सर्वोच्च न्यायालय को, आदेश देंगे सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह हटाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों संस्था जो है ना संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग तो संवैधानिक संस्था है, इसलिए संविधान में प्रावधान रखा गया है हटाने के लिए। तो हम लोगों ने देख ली 317 में हटाने की प्रक्रिया, किसी सदस्य को निलंबित करना हो इसी में प्रावधान रखा गया है, अनुच्छेद 317 में ही रखा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 318 में है आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। मान लीजिए आयोग के सदस्य है, जैसे भी आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार हैं, तो वह अध्यक्ष है तो सदस्य भी है, तो सदस्यों के संबंध में कर्मचारी जो आयोग के संदर्भ में कार्य करते कर्मचारियों के लिए विनियमन कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? इस अनुच्छेद में 318 में दिया गया। 319 में क्या है कि आयोग के सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। कोई भी सदस्य है और वह पद धारण नहीं कर रहे हैं, तो वह पद धारण नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रतिषेध किया जाएगा, वहां से हटाया जाएगा। यह है 319 में प्रावधान रखा गया। अब है 320, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख है। लोक सेवा आयोग का कार्य मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है कि लोक सेवा आयोग का कार्य 3 इंपॉर्टेंट है। क्या 3 इंपॉर्टेंट है? पहला, विज्ञापन जारी करना, नोटिफिकेशन जारी करना। दूसरा है प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना। दूसरा, तीसरा क्या है? रिजल्ट, ये परिणाम को जारी करना, मेरिट लिस्ट को जारी करना। ये लोक सेवा आयोग का 3 ही काम इंपॉर्टेंट है। पहला विज्ञापन जारी करना, जो 320 में है, विज्ञापन जारी करना। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करना और परिणाम को जारी करना, यह सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है। इसके अलावा 321 में क्या है कि लोक सेवा आयोग का कल को कोई ऐसा घटित होता है, कोई ऐसा कार्य होता है तो उनके कार्यों का विस्तार किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं यहाँ आपको है कि कार्यपालिका जब आप पढ़िएगा तो जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट जितने भी होते हैं, वो सभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जिनको अस्थायी कार्यपालिका कहा गया है। नेता जितने भी हैं, सरकार जितनी भी बन रही है, उनका एक कार्यकाल फिक्स है, वह परमानेंट नहीं होते हैं। परमानेंट कौन होते हैं? जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होता है, वह एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा गया। क्यों? क्योंकि देश का कानून उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। देश में चाहे वो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, या होम नीति हो, या घरेलू नीति हो, या अन्य जो भी नीति बनाया जाएगा, आर्थिक नीति हो, किसके द्वारा बनाया जाएगा? सब इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट माना गया है। और आप याद रखिएगा, कभी का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्थायी कार्यपालिका कौन है? अस्थायी कार्यपालिका यही है, ब्यूरोक्रेसी ही हमारा क्या है? अस्थायी कार्यपालिका है। तो उनके कार्यों का विस्तार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 321 में है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। 322 में क्या दिया गया कि लोक सेवा आयोग के खर्च, ये व्यय के संबंध में उल्लेख है। लोक सेवा आयोग के पास जो बजट आता है वह खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, उसी एक्सपेंडिचर का उल्लेख इसमें लिखा गया है, वर्णन किया गया है जो इससे संबंधित है। फिर अनुच्छेद 323 में क्या वर्णन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 323। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि भारत के राष्ट्रपति से लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो वह अपना रिपोर्ट जो है ना, वह राष्ट्रपति को देते हैं।
केंद्र में जो होगा संघ लोक सेवा आयोग अपना रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखेगा, संसद में रखेगा। वही चीजें कहा गया है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन केंद्र में देगा राष्ट्रपति को, राज्य में देगा राज्यपाल को, और यह रिपोर्ट कहाँ रखा जाएगा, केंद्र में संसद में, राज्य में विधान मंडल में रखा जाएगा। तो यह अनुच्छेद के संबंध में था 308 से लेकर के 323 के बीच में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसे आप याद रखें। और अनुच्छेद जब याद रहेगा तभी आप उसका एक्सप्लेन करेंगे संविधान। संविधान का कोर पॉइंट है आर्टिकल। यदि आप आर्टिकल पर पकड़ बना लेते हैं, आर्टिकल को आप अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, मेन आर्टिकल आपको याद रहता है, तो आप आसानी से संविधान में कोई भी चीजें आपको क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा आर्टिकल है, जैसे इस बार देखिएगा 2024 में आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 109 अनुच्छेद। अब 109 अनुच्छेद जिनको पता है इसमें क्या है, धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक का उल्लेख है। तो 109 में क्या परिभाषा दिया गया है, इस बार मेंस एप्रिल में क्वेश्चन पूछा था 2024 में। आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आरएस का पेपर उठा लीजिए, आरएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कैग का आर्टिकल क्या पूछा गया है, अनुच्छेद 148 से 151 पूछा गया है। फिर आप फंडामेंटल राइट का आर्टिकल उठा लीजिए, आरएस में इस बार 2 फरवरी 2025 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है कि केवल भारत के नागरिकों को कौन कौन सा अनुच्छेद प्रदान किया गया है। तो केवल मौलिक अधिकार में जब पढ़ेंगे हम लोग, उसमें 5 अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है। वह कौन कौन सा आर्टिकल है, तो एक तो 15, 16, 19, 29 और 30 है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ वह सभी क्वेश्चन पूछा गया है। यह आप मेरे चैनल पर जाइएगा, डीडी सर 1848 के चैनल पर जाएंगे तो वहाँ आपको ये सभी क्वेश्चन में डाला हुआ भी है, आप वहाँ क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जो आईएएस का क्वेश्चन है, जो आरएस का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं जैसे मैंने बोला 311 अनुच्छेद का है कि पदच्युत करने का संरक्षण दिया गया, यह भी मैंने इसको अनुच्छेद जो है इसको भी मैंने डाल चुके हैं, आप वहाँ चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ये आर्टिकल के संबंध में इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट है उनके लिए एक अलग प्रावधान रखा गया है, उनके लिए एक अलग भाग 14A बनाया गया। भाग 14A बनाया कब गया, ये कौन सा अनुच्छेद में है, उसके विषय में भी चर्चा करते हैं। उसके लिए एक संशोधन है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट आप आराम से ले लीजिए और आर्टिकल आप मेन आर्टिकल आप याद जरूर रखें। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अनुच्छेद जो है 323A, अनुच्छेद 323B, आखिर में ये कब आया। अनुच्छेद 323 में उल्लेख है लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष अपना रिपोर्ट जो हुआ राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसी प्रतिवेदन इसी रिपोर्ट को संसद में रखेगा। तो लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन संबंधी उल्लेख अनुच्छेद 323 में। अब लोक सेवा आयोग में 3 लोक सेवा आयोग हो गया, जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग हो गया, तो संघ लोक सेवा आयोग में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको रखेंगे संसद में। राज्य में जो होगा इसका प्रतिवेदन जो है वह विधानमंडल में रखा जाएगा। अनुच्छेद 323A में कहा गया कैट का प्रावधान। कैट का प्रावधान जो मैं अभी पूरा नाम लिखा हूं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान। और अनुच्छेद 323 में अन्य विषय के न्यायाधिकरण का प्रावधान है, जो अनुच्छेद 323 में भी अन्य विषय के न्यायाधिकरण का प्रावधान रखा गया है। तो यह कैट के संबंध में था, भाग 14A के संबंध में। और 14A जोड़ा कब गया है, तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लागू कब किया गया है, लागू याद रखिएगा आप किया गया 1985 में इसे लागू किया गया है, जो गठन में बताया हूँ कैट का। अब इसी से संबंधित है, सिविल सेवा से ही संबंधित एक पॉइंट और भी आप याद रखेंगे। ये जो पहले आईसीएस के नाम से जो जाना जाता था, आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज,
इसका नाम बदल दिया गया भारत के प्रथम होम मिनिस्टर 21 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बदला गया था 21 अप्रैल 1948 में। आईएएस का नाम बदलकर आईसीएस का नाम बदल करके कर दिए थे आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। इसीलिए 21 अप्रैल को हम लोग सिविल सेवा डे के रूप में भी मनाते हैं। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बारीकी काम कहा जाता है संविधान में इनको आईएएस के रूप में। क्यों? क्योंकि आईएएस जितने भी होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं और वह स्टेट में कंट्रोल करने के लिए, स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये आईसीएस से आईएएस बना दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यह दूरदर्शिता नीति था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्होंने इस प्रकार का कार्य किए थे। क्यों? क्योंकि वह सेंट्रल का, जितने भी आईएएस होते हैं वो सेंट्रल का एक एजेंट होते हैं, ताकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट अपने राज्यों पर पकड़ को स्ट्रांग बनाए रखे, मजबूत बनाए रखे। इसीलिए इस प्रावधान को रखा गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।